पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बीयर-लैम्बर्ट लॉ को डिस्कस किया था। अब इसी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम आगे आज और फर्दर कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जब कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूवी विजिबल लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो यह अपने ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट हो जाता है और इस प्रोसेस से एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसे हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम बनता है इसको पेपर पर किस तरह से प्रेजेंट किया जाए उसे हम यहाँ बता सकते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम जो आता है उसमें एक एक्सिस पर लैम्डा की वैल्यूज़ होती हैं से नैनोमीटर में और दूसरी एक्सिस पर एप्सिलम या लॉग एप्सिलम की वैल्यूज़ होती हैं जिनकी कोई यूनिट जनरली हम नहीं लेते हैं। इस एक्सिस पर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू भी ली जा सकती है। ये जो एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम शो किया है वो हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड 2,5-डाइमिथाइल 2,4-हेक्साडाइईन के लिए शो किया है। इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में एक मैक्सिमम पॉइंट शो होता है। ये जो मैक्सिमम पॉइंट आता है इस मैक्सिमम पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एप्सिलम की वैल्यू होती है हम उसे एप्सिलम मैक्सिमम से शो करते हैं। इस एप्सिलम मैक्सिमम या इस मैक्सिमम पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लैम्डा की वैल्यू देखेंगे तो उस वैल्यू को हम लैम्डा मैक्स या लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड 2,5-डाइमिथाइल 2,4-हेक्साडाइईन के लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 242.5 नैनोमीटर आती है और एप्सिलम मैक्सिमम की वैल्यू है 13,100। ये वैल्यूज़ जो है या ये स्पेक्ट्रम जो लिया गया है वो मैथिल अल्कोहल सॉल्वेंट में लिया गया है। इस स्पेक्ट्रम से इस पीक से हम ये कह सकते हैं कि 2,5-डाइमिथाइल 2,4-हेक्साडाइईन ने 242.5 नैनोमीटर वेवलेंथ का जो एब्जॉर्शन किया है उस एब्जॉर्शन की इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है, यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एप्सिलम की वैल्यू जो हो गई वो मैक्सिमम हो गई। इसका एप्सिलम की वैल्यूज़ जो है वो एब्जॉर्शन की इंटेंसिटी को शो करती हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हमें मिलेंगे जिनके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में एक से ज़्यादा एप्सिलम मैक्सिमम की वैल्यू होगी और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यूज़ होती हैं। ये जो वैल्यूज़ आती हैं वो वैल्यूज़ जिसको हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, यानी हम इन वैल्यूज़ से फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। तो इस तरह से एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम को हम शो कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन को पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी जिसको हम उसकी इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं इज़ गिवन बाय एक मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है वो उस मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से मिलकर बनती है। यानी एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी जो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो इन 4 टाइप्स की एनर्जीज का
के सम के इक्वल होती है। यहाँ ये बताया गया कि जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू कम होती है, या हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड नहीं होती। इसलिए हम इस ट्रांसलेशनल एनर्जी को नेगलेक्ट कर दें तो एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी जो होगी वो उसकी रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के सम के इक्वल होती है। अगर हम इनकी वैल्यूज़ के आधार पर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है उसकी वैल्यू या इस इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी वो वाइब्रेशनल एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है, और वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो रोटेशनल एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी। बॉर्न ओपेनहाइमर ने यह बताया कि एक मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो है वो कई वाइब्रेशनल लेवल से मिलकर बनता है, और हर वाइब्रेशनल लेवल में कई रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। इसका मतलब जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे एक वाइब्रेशनल लेवल में, उनके बीच एनर्जी गैप बहुत कम होता है, और दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में। तो जब एक मॉलिक्यूल पर हाई एनर्जी वाला रेडिएशन, यूवी विजिबल रेडिएशन से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल एब्जॉर्व करता है उससे इन तीनों प्रकार की एनर्जी में चेंज हो जाता है। हम कह सकते हैं तीनों प्रकार की एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, यानी जो मॉलिक्यूल है वो अपने लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चला जाता है, साथ ही साथ वो अपने लोअर वाइब्रेशनल लेवल के लोअर रोटेशनल लेवल से हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के वाइब्रेशनल लेवल के रोटेशनल लेवल में ट्रांजिट कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का तो ट्रांजिशन हुआ ही हुआ, साथ के साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी हो गया और रोटेशनल ट्रांजिशन भी हो गया। इसीलिए इन ट्रांजिशंस के लिए एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, और वो एनर्जी जो है वो हमें मिलती है यूवी विजिबल लाइट या यूवी विजिबल रेडिएशन से। क्योंकि ट्रांजिशंस बहुत हो गए, रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होते हैं, वाइब्रेशंस भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन भी होता है, इसलिए इस रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से जो बैंड बनता है या जो स्पेक्ट्रम आता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम जो बनता है, हम उसे बैंड स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। यहाँ क्योंकि एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है इसलिए स्पेक्ट्रम में पीक नहीं आती, और उसकी जगह एक ब्रॉड बैंड मिलता है, जबकि आईआर जैसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स में जहाँ थोड़ी सी लेस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ हमें पीक्स मिलती हैं, शार्प पीक्स मिलती है, जबकि यहाँ पर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में चूँकि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है इसलिए हमें पीक के स्थान पर बैंड, एक ब्रॉड बैंड मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर एक मॉलिक्यूल की इन तीनों एनर्जीज़ में चेंजेस हो जाते हैं। इसके बाद यहीं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल को डिस्कस करने के लिए हम एक थ्योरी को और इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, और वो थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या जिसको हम इन शॉर्ट एमओटी कहते हैं। एमओटी के अकॉर्डिंग
ये एक्सप्लेन किया गया है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होते हैं उतने ही नंबर में हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं इनमें से कुछ लोअर एनर्जी के होते हैं और कुछ हायर एनर्जी के होते हैं। जो लोअर एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और जो हायर एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उन्हें हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने उसमें से जो लोअर एनर्जी के होते हैं उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और जो हायर एनर्जी के होते हैं उनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एक मॉलिक्यूल में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं उनको हम सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और अगर मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड भी हो यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हों तो वो अपने ग्राउंड लेवल में पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं। मॉलिक्यूल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी हो सकते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करते हों, जिन्हें हम एन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये एन इलेक्ट्रॉन्स अपने एन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहते हैं। जो हायर एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग हायर एनर्जी का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है हम उसको सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, या हम उसे सिग्मा स्टार ऊपर स्टार लगा के भी शो करते हैं। इसी तरह से पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन जो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होते। तो इस तरह से हम एमओटी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को ही डिस्कस करेंगे, यानी जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अपने लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है, हम उसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इस एक्सिस पर हम एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लें तो हम इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इस एनर्जी लेवल डायग्राम में शो कर सकते हैं। सबसे लोअर एनर्जी का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है हम उसे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इससे हायर एनर्जी वाले को पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर नॉन बॉन्डेड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, उससे हाई एनर्जी पर पाई स्टार या पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सबसे हाई एनर्जी लेवल पर सिग्मा स्टार या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ये हम कह सकते हैं एनर्जी लेवल्स हो गए डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ऑर्गेनिक कंपाउंड में शो होते हैं वो है, एक तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलकर अपने हायर सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांजिट कर जाए
तो हम इसको सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। इसी तरह से नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा स्टार में ट्रांजिट कर जाए तो उसे हम N2 सिग्मा स्टार, सिमिलरली पाई से पाई स्टार और N से पाई स्टार ट्रांजिशन कहा जाता है। ये जो चारों टाइप्स के 4 टाइप्स के ट्रांजिशंस होते हैं उनका जो एनर्जी ऑर्डर है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जिस ट्रांजिशन के लिए चाहिए वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। उससे लेस एनर्जी चाहिए फॉर N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। उससे लेस एनर्जी चाहिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में, और सबसे लीस्ट एनर्जी से जो ट्रांजिशंस होते हैं वो ट्रांजिशंस N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये 4 प्रकार के ट्रांजिशन जो हैं वो हम देख सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इन्हीं चारों टाइप्स के ट्रांजिशन को हम थोड़ा सा डिटेल विथ एग्जांपल हम पढ़ें। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स these 4 type of transitions occur। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये 4 तरह के ट्रांजिशंस होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस। सबसे पहले हम लेते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। ये जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस हैं ये यूवी रेडिएशन के 150 नैनोमीटर से लेस जो वेवलेंथ है उससे एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से प्रदर्शित होते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए 150 नैनोमीटर से कम लैम्डा वाले जो है वो रेडिएशन या लाइट चाहिए। ये जो रेंज होता है अप टू 200, हम उसको हमने पहले पढ़ा है पिछले वीडियो में, उसे हम फार यूवी रेंज कहते हैं। ये जो ट्रांजिशंस होते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इन ट्रांजिशंस को होने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये हाई एनर्जी के ट्रांजिशंस होते हैं। जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये ट्रांजिशंस अपीयर होते हैं, फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड कंपाउंड्स जहाँ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, एल्केन्स हैं, साइक्लो एल्केन्स हैं जहाँ पर ये ट्रांजिशंस ही होते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये जो एल्केन और साइक्लो एल्केन है इसका मतलब अगर इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस कराने हैं तो उसके लिए जो वेवलेंथ चाहिए वो 150 नैनोमीटर से कम चाहिए। जनरली हम जो स्पेक्ट्रोमीटर में यूवी विजिबल रेंज लेते हैं वो 200 या 200 से ज़्यादा होती है, क्योंकि 200 नैनोमीटर या इससे ज़्यादा नैनोमीटर की रेडिएशंस को ये एल्केन्स या साइक्लो एल्केन्स एब्जॉर्ब नहीं करते। इसलिए अबाउट 200 नैनोमीटर जब भी हम किसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वहाँ पर इन एल्केन्स या साइक्लो एल्केन्स जैसे हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन को हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उस रेंज में एब्जॉर्ब नहीं करते। तो पहले टाइप का ट्रांजिशन हो गया सिग्मा टू सिग्मा स्टार, जो एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स में अपीयर होते हैं हाई एनर्जी के एब्जॉर्बन से। सेकेंड टाइप का जो ट्रांजिशन है वो है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये जो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस हैं ये 150 नैनोमीटर से ज़्यादा लैम्डा या वेव लेंथ वाले रेडिएशन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके शो होते हैं। ये 150 नैनोमीटर से अराउंड 190 या नियर अबाउट 200 नैनोमीटर की रेंज में शो होते हैं। इन ट्रांजिशंस को होने के लिए, इन ट्रांजिशंस को शो करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से लेस एनर्जी चाहिए। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में
ये एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होते हैं, उनमें एक एटम ऐसा होता है जो सिंगल बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से किसी दूसरे एटम से अटैच होता है, लेकिन उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है दूसरे एटम से। सिमिलरली ईथर है, एमीन्स हैं, एल्किल हैलाइड्स हैं, एटसेट्रा। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस 150 नैनोमीटर से ज़्यादा लैम्डा पर शो होते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ ये डिस्कस करें कि जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनमें जैसे जैसे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, वैसे वैसे जो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होंगे उसके लिए भी एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्यों? इसका रीज़न है, जैसे हम कंपेयर करें मैथिल क्लोराइड और मैथिल आयोडाइड में, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा होती है। इट मीन्स क्लोरीन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज़्यादा है। इट मीन्स ये जो लोन पेयर होते हैं क्लोरीन पर, उनको एक्साइट करने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि आयोडीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसका मतलब इसके लोन पेयर पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है, इसलिए इन लोन पेयर्स को या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी में ट्रांजिशन करने के लिए लो एनर्जी चाहिए। तो जो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होते हैं वो मैथिल क्लोराइड में हाई एनर्जी और मैथिल आयोडाइड में लो एनर्जी पर शो होते हैं। लेकिन जो लैम्डा की वैल्यू है वो लैम्डा मैक्स हम कह सकते हैं। मैथिल क्लोराइड में लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है 175 नैनोमीटर, बट जो मैथिल आयोडाइड है उसमें यही N2 सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशंस हैं उनके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है 258 नैनोमीटर। इसका मतलब यहाँ लैम्डा मैक्स की वैल्यू मोर देन 200 हो गई। तो डिपेंड करता है हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। सिमिलरली साथ ही हम ये भी देखें एप्सिलम मैक्सिमम की वैल्यू, तो जो मैथिल आयोडाइड में जहाँ लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पर एप्सिलम मैक्सिमम की वैल्यू हाई होती है, क्योंकि ये ट्रांजिशंस लोअर एनर्जी के हो गए। जबकि मैथिल क्लोराइड में जहाँ हाई एनर्जी के ट्रांजिशंस होते हैं, लैम्डा मैक्स कम चाहिए, वहाँ पर एप्सिलम मैक्सिमम की वैल्यू कम होती है। यानी हम यूँ भी कह सकते हैं यहाँ जो ये बैंड बनेगा उसकी हाइट कम है, यहाँ जो बैंड बन रहा है उसकी हाइट ज़्यादा है। सेम इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल और एमीन्स होंगे उसमें भी एनर्जी और लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। नाइट्रोजन का लोन पेयर इजीली जो है वो एक्साइट कराया जा सकता है विथ लेस एनर्जी, तो इसका मतलब एमीन्स में जो N2 सिग्मा स्टार होंगे उनके लिए एनर्जी कम चाहिए, तो हम कह सकते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। यानी अल्कोहल में एनर्जी हाई चाहिए तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होगी वो लो होगी। तो ये हम एक सेकेंड टाइप का ट्रांजिशन N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन बता सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशन, दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस हैं वो अराउंड 200 नैनोमीटर पर शो होते हैं। इन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी से कम होती है। यानी इसका मतलब दे आर लेस एंड दे रिक्वायर लेस एनर्जी देन N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। ये जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगे उनके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन्स हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस,
एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन और बेंजीन न्यूक्लियस टाइप के कंपाउंड्स। सिमिलरली कार्बोनाइल कंपाउंड्स, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जहाँ है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, NO2 ग्रुप, इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर होंगे जहाँ पाई बॉन्ड होगा वहाँ पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस शो होते हैं। ये जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस शो होते हैं, यानी जिसमें एक पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन जो है पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिट करता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहलाते हैं। इन ट्रांजिशंस के लिए जो एप्सिलम मैक्सिमम की वैल्यू होती है वो बहुत हाई होते हैं, यानी ये ट्रांजिशंस बहुत इजीली शो होते हैं। इनके लिए जो एप्सिलम मैक्सिमम की वैल्यू आती है वो अराउंड 10⁴ या ग्रेटर देन 10⁴ होती है। तो इस तरह के जो ट्रांजिशंस होते हैं उन ट्रांजिशंस को हम अलाउड ट्रांजिशंस कहते हैं। और जो लास्ट है वो है N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस, यानी जहां पर एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है उसे हम N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस कहते हैं। ये ट्रांजिशंस 200 से 400 नैनोमीटर की रेंज में शो होते हैं। इन ट्रांजिशंस को होने के लिए सबसे लेस एनर्जी चाहिए, ये लेस एनर्जी के ट्रांजिशंस होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे हमने ऊपर इस एग्जांपल में लिखे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जहां ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, NO2 ग्रुप जहां ऑक्सीजन पर लोन पेयर, इस तरह के जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जहां हम कह सकते हैं एक लोन पेयर होते हैं एक एटम पर और वो एक पाई बॉन्ड से अटैच होता है, तो वहाँ N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने लिखे इनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी होंगे और N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस भी देखने को मिलते हैं। ये जो ट्रांजिशंस होते हैं N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस, इन ट्रांजिशंस के लिए एप्सिलम मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो बहुत लो होती है। इसका मतलब 10⁴ से लेस वैल्यू एप्सिलम मैक्सिमम की होती है। इन ट्रांजिशंस को हम फॉरबिडन ट्रांजिशंस भी कहते हैं। तो ये एक 4 टाइप का N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है जो सबसे लेस एनर्जी पर शो होगा। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली ये चारों टाइप के ट्रांजिशंस हो सकते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। जनरली हम सिग्मा से सिग्मा स्टार को डिस्कस नहीं करते, लेकिन बाकी के 3 जो हैं वो ट्रांजिशन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, दैट इज एसेटल्डिहाइड CH3CHO। तो इसमें चारों तरह के ट्रांजिशंस की पॉसिबिलिटी है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, लोन पेयर है N2 सिग्मा स्टार, पाई बॉन्ड है पाई टू पाई स्टार और एक लोन पेयर और पाई बॉन्ड है तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। लेकिन हम इसमें अगर सिग्मा टू सिग्मा स्टार को छोड़ दें तो बाकी के तीनों ट्रांजिशंस अपीयर हो सकते हैं, N2 सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। हम इन जो लैम्डा की वैल्यूज़ दे रखी है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन जो हो, कौन सी जो स्पेक्ट्रम में पीक आई है या बैंड आया है वो कौन से ट्रांजिशन से मिलकर बना है। जिसके लिए सबसे ज़्यादा लैम्डा की वैल्यू पर जो पीक आई है या जो बैंड आया है सबसे ज़्यादा लैम्डा पर, वो जो होगा वो होगा N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस के लिए, और उससे लेस वाला जो लैम्डा पे पीक आती है वो होगी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के लिए, और थर्ड वन जो होगी दैट विल बी फॉर N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए। तो हम इस तरह से एक स्पेक्ट्रम देख के उसके लैम्डा की वैल्यू या उसकी एप्सिलम मैक्सिमम की वैल्यू को देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पीक या जो बैंड बना है वो कौन से ट्रांजिशन से बना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर, कौन सा फंक्शनल ग्रुप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये जो है वो एक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम इसको प्रिंसिपल में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू।